नमस्कार। जेल अब आतंकियों के निशाने पर है। वहां खूंखार आतंकी बंद है, लेकिन अब फरार होने की साजिश रची जा रही है। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है, वो है लापरवाही का। जहां एक तरफ आतंकी साजिश रच रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सहरसा जेल से कई आपत्तिजनक चीजें बरामद होती हैं। लगता है कि चेतावनी से कोई सबक लेना ही नहीं चाहता। जब आगे बढ़ेंगे तो दिखाएंगे कि कैसे एक मुर्दा सौदा करता है। बात एक बेटी के मां बाप की भी होगी जो मांग रहा है इच्छा मृत्यु। तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। जेल में बंद आतंकी अब फरार होने की फिराक में हैं। जी हां, यह सनसनीखेज खुलासा एक रिपोर्ट में हुआ है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। खतरे में पटना का बेऊर जेल। फरार होने के फिराक में आतंकी। यासीन भटकल के संपर्क में आतंकी। बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं आतंकी। पटना का बेऊर जेल फिर से चर्चा में। मिल रही खबरों के मुताबिक बेऊर जेल में बंद आतंकी फरार होने की साजिश रच रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि बेऊर जेल में बंद आतंकी अपने आका यासीन भटकल के संपर्क में हो सकते हैं। यासीन भटकल इंडियन आईएम यानी इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी। भटकल की मदद से ही आतंकियों के फरार होने की साजिश रची जाने की बात कही जा रही है। दरअसल ये जानकारी राज्य के स्पेशल ब्रांच की ओर से पटना पुलिस को दी गई है। एक लेटर जारी कर भेजा गया है, जिसमें यह कहा गया है कि कोर्ट में पेशी के दौरान विशेष चौकसी बरती जाए। इस लेटर के मिलने के बाद पटना एसएसपी ने कड़ी सुरक्षा के आदेश जारी कर दिए हैं। बेऊर जेल से कोर्ट में पेशी कराने से पहले 7 थानों के पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। सभी थानेदार खुद इन लोगों को एस्कॉर्ट करते हुए अपने इलाके से पास करवाएंगे। उसके हम अलर्ट रहते हैं, कहीं से कोई डायरेक्शन आता है तो उसको भी हम लोग और ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं। जो कानून है उसके अंतर्गत रह के पुलिस अपना काम करेगी और जो भी आवश्यक कदम है वो उठाएगी। स्पेशल ब्रांच की ओर से जारी इस लेटर में लिखा गया है कि आईएम के यासीन भटकल का कनेक्शन आईएसआईएस के लोगों से हो गया है। वो उनकी मदद से फरार हो सकता है। ऐसे में बिहार के जेलों में बंद आतंकी भटकल के संपर्क में हो सकते हैं। वो भी इसकी मदद से भाग सकते हैं। लिहाजा मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा को पुख्ता करने की कोशिश की। अब देखना है कि आतंकियों की तैयारी ज्यादा चुस्त है या फिर पुलिस की सुरक्षा चौकसी। ये तो वक्त ही बताएगा। अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। बेऊर जेल आतंकियों के निशाने पर है, लेकिन सवाल अब यह है कि आखिर बेऊर जेल क्यों खास है? कौन है वो आतंकी जिनके फरार होने से सुरक्षा पर गंभीर खतरा खड़ा हो सकता है? अब आपको बताते हैं कि बेऊर जेल क्यों है आतंकियों के निशाने पर। पटना के गांधी मैदान में 27 अक्टूबर 2013 को धमाका होता है। ये वो तारीख थी जब इस दिन बीजेपी की हुंकार रैली थी। रैली के दौरान ही सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था। इस ब्लास्ट में 5 लोगों की जानें चली गई थी और करीब 83 लोग घायल हो गए थे। इस धमाके से पूरे पटना में दहशत का माहौल बन गया था। पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर एक टॉयलेट के अंदर ब्लास्ट। उद्योग भवन गांधी मैदान के पास ब्लास्ट। रिजेंट सिनेमा के पास धमाका। गांधी मैदान में बने गांधी जी की प्रतिमा के पास धमाके से खलबली। गांधी मैदान के दक्षिणी हिस्से में ट्विन टावर के पास ब्लास्ट। गांधी मैदान के पश्चिमी हिस्से में स्टेट बैंक के पास धमाका। गांधी मैदान के पास बने चिल्ड्रन पार्क के पास ब्लास्ट से दहशत।
गांधी मैदान के बिस्कुमान के छोर पर भी ब्लास्ट। अब इन मामलों में आरोपी अजहरुद्दीन, उमर सिद्दीकी, इम्तियाज अंसारी, हैदर अली, मोहम्मद मजीबुल्लाह, फिरोज आलम, इफ्तिखार आलम, नुमान अंसारी, फखरुद्दीन और अहमद हुसैन बेऊर जेल में बंद है। जांच के दौरान पता चलता है कि धमाकों का मुख्य साजिशकर्ता मोहम्मद तस्सीन अख्तर था। जेल में बंद आतंकियों के मद्देनजर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। उधर सहरसा में पुलिस ने मंडल कारा में छापा मारा। इस छापेमारी के बाद जो बातें सामने आई हैं वो बेहद ही चौंकाने वाली थी। सुरक्षा में गंभीर लापरवाही। आखिर छापेमारी के बाद ऐसा क्या सामने आया? जेल के अंदर होती है अय्याशी। सुरक्षा के दावे कितने सच? जेल के अंदर नशे का सामान। इस जेल में कैद हैं दुर्दांत अपराधी। जेलों की सुरक्षा को लेकर हमेशा सवाल खड़े होते रहे। बेऊर जेल को लेकर सुरक्षा अलर्ट भी जारी किया गया है, लेकिन लगता है कि कुछ भी बदला नहीं। जेलों को आरामगाह बना दिया गया है। इतना ही नहीं, जेल के अंदर अय्याशी के सामान भी बरामद किए जाते हैं। ये तो केवल वानगी भर है। जेल के अंदर से ऐसे सामान भी बरामद हुए हैं जिसे जानने के बाद सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ जाएगी। सहरसा मंडल कारा में छापेमारी की गई। एसडीएम और एसडीपीओ के नेतृत्व में 2 घंटे से ज्यादा देर तक छापेमारी चली। इस छापेमारी में पुलिस को 1 बोतल शराब, 4 मोबाइल सेट, सिम कार्ड, 1 मोबाइल चार्जर, 2 गैस सिलेंडर और 2 चूल्हे बरामद हुए। लिस्ट अभी यहीं नहीं रुकती। छापेमारी में पुलिस ने भारी मात्रा में गुटखा, गांजा और चिलम भी बरामद किया है। ये सामान 8 कैदियों के वार्ड से बरामद किए गए हैं। पुलिस अभी 8 कैदियों के खिलाफ मामला दर्ज कर रही है। आज मॉर्निंग में 2 घंटे तक लगातार जेल में छापामारी चली है और इसमें जांच के क्रम में शराब की 1 निप्स की बोतल, 2 गैस सिलेंडर, 2 चूल्हे, 4 मोबाइल, 3 मोबाइल सिम और भारी मात्रा में गुटखे इत्यादि की बरामदगी हुई है। फिलहाल सहरसा मंडल कारा में 592 कैदी हैं। यहाँ पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन, जाहिद कमांडो, कृष्णा यादव और पिंटू यादव सहित कई कैदी बंद हैं। यहाँ 2 खूंखार नक्सली भी बंद हैं। छापेमारी में जेल के अंदर से 2 गैस सिलेंडर बरामद होता है। जेल के अंदर से गैस सिलेंडरों की बरामदगी कई सवाल खड़े करती है। नक्सली गैस सिलेंडर का इस्तेमाल विस्फोट करने में क्या करते हैं? ये विस्फोट इतने शक्तिशाली होते हैं कि आराम से दीवारों को उड़ाया जा सकता है। अब सवाल है कि जेल के अंदर गैस सिलेंडर कैसे और क्यों आए? जिन मोबाइल फोन्स और सिम कार्ड्स को बरामद किया गया है, क्या उनके कॉल डिटेल भी खंगाले जाएंगे? ये सवाल इसलिए कि कॉल डिटेल के आधार पर यह पता चलेगा कि जेल के अंदर से किन लोगों से बातें होती थी। इस खुलासे के बाद कई मामलों का खुलासा खुद ब खुद हो जाएगा। देखना है कि अब पुलिस इस मामले में क्या रुख अपनाती है। मुकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, सहरसा। अब एक ऐसी खबर जहां मुर्दा भी सौदा करने सामने आ जाता है। मुर्दे भी सौदा करते हैं। जी हां, ये चौंकाने वाली खबर सामने आई है। आप भी देखिए कि कैसे मुर्दा सौदा करता है। और उसी डेट में वो मरने के बाद जो केवाला बनाया हुआ उस डेट में वो बेच रहे हैं, तो मरने के बाद भी मुर्दा करके क्या करता है? तो सुना आपने, पूर्णिया में अब मुर्दे भी जमीन की खरीद बिक्री करने लगे हैं। वो मरने के बाद जमीन का धंधा करते हैं। निबंधन कार्यालय में रजिस्ट्री हो रही है।
शायद आपको हमारे इस बात पर यकीन ना हो रहा हो, लेकिन ये सच्चाई है। दरअसल गढ़ बनैली की रहने वाली सियावती देवी की मौत 22 मई को हो जाती है, लेकिन सियावती देवी की मौत के बाद 25 मई को ज़मीन का सौदा होता है। 25 मई को सियावती देवी की ज़मीन बेच दी जाती है। निबंधन कार्यालय के रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये ज़मीन खुद सियावती देवी ने बेची है। अब सवाल ये है कि जब 22 मई को सियावती देवी की मौत हो जाती है, तो फिर 25 मई को उसके नाम से सौदा कौन करता है? दादी जो है सियावती देवी वो पहले डेट हो चुकी है, उनके बाद उनका जो है 25 तारीख को उनका पंचनामा बनाया गया है। ये ऐसा ही है जो कि मुर्दा भी उठ करके बनाया जाता है क्या? मरने के बाद उनकी ज़मीन बिकी है और उसी डेट में वो मरने के बाद जो केवाला बनाया है उस डेट में वो बेच रहे हैं। तो मरने के बाद भी मुर्दा करके क्या करता है? 22 तारीख को वो डेट की और 25 तारीख को उनका पंचनामा बनाया गया है। गढ़ बनैली की रहने वाली शालिनी और उजाला दोनों बहनें हैं। ये दोनों मृतक सियावती देवी की पोती हैं, लेकिन अब दोनों बहनों को डीएम कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है, वो भी मौत की नींद सो चुकी दादी के कारण, क्योंकि इनकी मृत दादी ने ज़मीन का सौदा कर डाला है। हैरानी की बात है, लेकिन ये इंसाफ की गुहार लगा रही है। हाथ में रजिस्ट्री का कागज़ और दादी के मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ ये दोनों बहनें दरवाज़ा खटखटा रही हैं। डीएम साहब भी मानते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। निबंधन में कुछ शिकायतें हैं, ये बात सही है। निबंधन का अपना नियम है और उसमें सरकार को रेवेन्यू मिलती है। तो लेकिन यदि किसी भी काम में यदि कोई लीगल वे अपनाया जाता है और वो बात जब सामने आएगी तो हम लोग प्रॉपर लीगल रेमेडी उसमें लेंगे। अब इंसाफ का तराजू किस तरफ भारी पड़ता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हैरानी होती है, मुर्दे भी ज़मीन में रुचि दिखाने लगे हैं। दरअसल लालच की वजह से इंसान मुर्दों को भी बदनाम करने से बाज नहीं आता। मर चुके इंसान के नाम पर सौदे करने से भी बाज नहीं आता। अब प्रशासन को इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करना है। मनोज कुमार, जी मीडिया, पूर्णिया। इच्छा मृत्यु, लेकिन कौन मांग रहा है इच्छा मृत्यु, दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। ठीक 2 साल पहले एक मौत होती है। यह मौत एक बेटी की थी। माँ बाप ने कहा था कि उनकी बेटी की हत्या की गई थी, लेकिन स्कूल ने इस बात को नकार दिया। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आता है। इसके बाद माँ बाप ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। आखिर क्या है पूरा माजरा, जरा आप भी देखिए। शोषण हुआ है। यौन शोषण होने के बाद अभी तक प्रशासन जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, बल्कि वो आत्महत्या कर लिए उसी को ज़्यादा हाईलाइटेड करके इस केस को माँ बाप पर दोषी ठहराया जा रहा है। माँ बाप को ही दोषी इसको माना जा रहा है कि माँ बाप के दबाव से ही ये बेटी का हत्या हुआ। लेकिन हम लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र में लिखा है कि जब ये मामला माँ बाप के ऊपर आ गया है कि माँ बाप दोषी हैं, तो हमने इच्छा जाहिर की है कि हम लोगों को इच्छा मृत्यु देने की कृपा की जाए। निजी स्वार्थ के लिए में लगे हुए एक पिता इंसाफ के लिए इच्छा मृत्यु मांग रहा है। जो है निजी एक माँ अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रही है और कह रही है कि इंसाफ नहीं दिला सकती तो इच्छा मृत्यु का आदेश दो। 13 सितंबर 2013 में उसको हत्या कर दिया गया है। तो हम लोग मैंने बरियातू थाना में एफआईआर किया है, उसका कोई ये नहीं किया है, हम लोग कार्रवाई नहीं की है। और दोषी जो है वो
अभी घूम रहे हैं। प्रशासन जो है वो पैसा खा के उसको निर्दोष साबित करके मेरा माँ बाप को इसको दोषी मानते हैं। इसके लिए हम लोग सोचे हैं जो अभी जब प्रधानमंत्री उसको पत्र लिखे है जो दोषी को सजा दे और नहीं तो हम लोग को माने इच्छा मृत्यु का अनुमति दे। चतरा के रहने वाले विकास राय और उनकी पत्नी जब्बा राय लेकिन सियासत यहाँ भी इनका पीछा नहीं छोड़ रही है। यहाँ की सरकार, यहाँ का पूरा सिस्टम लगातार झारखंड में बलात्कार हो रहे हैं। इस घटना को भी दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह क्लियर हो गया है कि उस लड़की के साथ पहले बलात्कार हुआ, उसके बाद बजात्ता उसकी हत्या की गई, गला दबाकर हत्या की गई और उस हत्या को आत्महत्या बनाने का प्रयास किया गया। इस सरकार को अपने पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। झारखंड की पुलिसिया व्यवस्था को अपने कार्यों को समझने की जरूरत है और विदिशा राय के हत्यारों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए अविलंब न्याय मिलना चाहिए और उसके हत्यारों को अविलंब फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अब आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। विकास राय की इकलौती बेटी विदिशा रॉय रांची के हाई क्यू इंटरनेशनल स्कूल की 10वीं की छात्रा थी। 13 सितंबर 2013 को विदिशा की हत्या हो जाती है और कहा गया कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन शोषण का मामला सामने आता है। फिर क्या, सवाल स्कूल प्रशासन पर भी उठने लगे। स्कूल प्रबंधन ने उसकी मौत का राज कई घंटों तक क्यों छिपाए रखा था? विदिशा ने अगर खुदकुशी की तो फिर उसकी लाश को पुलिस की मौजूदगी में फंदे से क्यों नहीं उतारा गया था? घर वालों की इजाजत के बिना उसका ऑपरेशन क्यों करवाया गया था? स्कूल प्रबंधन ने विदिशा का कौन सा ऑपरेशन करवाया था, उसका डॉक्यूमेंट्स घर वालों को आज तक क्यों नहीं दिया गया? ऐसे कई सवाल हैं जो स्कूल प्रबंधन को कटघरे में खड़ा करते हैं। साथ ही पुलिसिया जांच पर भी सवाल खड़ा होता है। विदिशा राय प्रकरण में अभी तक जो भी जांच के मामले हैं वो संदेहास्पद में है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोगों ने देखा तो उसमें शारीरिक शोषण की पुष्टि की गई है और इस मामलों में उसको एक्ट लगना चाहिए था। इसे मात्र सिर्फ हत्या का मामला बनाकर इसे रफा दफा करने की तैयारी की जा रही है। निजी स्वार्थ झारखंड में रघुवर सरकार बनने के बाद इस परिवार को न्याय की आस जगी जो अब धुंधली पड़ता रहती है। ऐसे में ये देखना बेहद जरूरी है कि इच्छा मृत्यु की मांग के बाद केंद्र की मोदी सरकार विदिशा और उसके परिवार को इंसाफ दिला पाती है कि नहीं। सूर्यकांत, जी मीडिया, चतरा। और यहां वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। जमशेदपुर में चोरों ने आतंक मचा रखा है। इलाके के लोग खौफ में जी रहे हैं। शनिवार की रात से लेकर रविवार की सुबह तक जिले के 4 अलग अलग जगहों पर चोरी की घटना सामने आती है। जमशेदपुर में चोरों ने जमकर आतंक मचाया। चोरों के इस कहर ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। गोविंदपुर थाना इलाके में 3 घरों में चोरी। गोविंदपुर थाना इलाके में चोरों ने जमकर कहर बरपाया। चोरों ने 1 घंटे के अंदर 3 घरों को अपना निशाना बना डाला। चोरी करने से पहले बदमाशों ने स्प्रे का भी प्रयोग किया। स्प्रे के कारण घर वाले सोए रहे, लेकिन चोरों की यह करतूत एक घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब पुलिस उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच करने में जुटी है। संध्या विला न्यू साई कॉलोनी रॉक गार्डन के सामने जो है हमारा घर में
चोरी हुआ। ठीक है, हम लोग को पता चला 2:39 पर 2:39 पर पता चला, वो भी जब पापा को लॉक कर दिया गया था और जब पापा कस के दरवाज़ा खटखटाने लगे तब हम लोग को एक बैग नींद टूटा और खोल के देख रहे हैं, तो हम लोग को उस समय भी नहीं ध्यान दिए। लेकिन उसके बाद जब देखे कि छोटा वाला भाई जब देखे कि मेरा पैंट यहाँ पड़ा हुआ है, पर्स पड़ा हुआ है, जब वाइफ मेरा देखी कि उसका पर्स पड़ा हुआ है, गहना का डब्बा नहीं है, और फिर उसके बाद हम लोग दौड़ के इधर उधर देखने लगे तो उसमें पता चल कि अलमारी से गहना वाना सब हम लोग का चोरी हो चुका है। हम लोग जो है उसके बाद हम लोग देखने लगे क्या क्या चोरी है, कहाँ हुआ। बाहर देख रहे तो मेन दरवाज़ा जो है घर का ग्रिल का ताला टूटा हुआ है, मेन गेट का भी ताला टूटा हुआ था, सब पड़ा हुआ है। चाहो तब हम लोग देखना शुरू किए और उसके बाद जो हम लोग जो है उसको फिर सुबह में जो हम लोग इसका वो किए, थाना को भी फ़ोन किए थे। 3 बजे जो थाना आया। गोविंदपुर थाना अंतर्गत गरुड़बासा नाम की जगह है, यहाँ पे मोहल्ले में चोरी की खबर मिली है गृह भेदन की, और लगातार एक एक करके 3 जगह किया गया है। जैसे शुरू में पता चला है कि एक घर से 200-300 रुपया मिला, तो उसके बाद उन्होंने फिर अगले घर को टारगेट बनाया। उसी क्रम में जैसे ये कि डेंसली पॉपुलेटेड जगह नहीं है, उसी क्रम में क्रमशः 2 या 3 लोग या संभवतः उससे ज़्यादा लोगों ने मिलकर गृह भेदन की घटना को अंजाम दिया है तथा मामले का हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। टेल्को कॉलोनी में चोरी। टेल्को कॉलोनी के क्रॉस रोड नंबर 25 में भी चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। घर के मालिक अपनी नौकरानी को चाबी देकर बाहर गए हुए थे। जब वो वापस लौटते हैं तो घर में रखे सामान नहीं मिलते हैं। पूछताछ में नौकरानी ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लिहाजा नौकरानी पर संदेह जताते हुए थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई। जुगसलाई थाना इलाके में चोरों ने सुबह 6 बजे धावा बोला। शराब व्यवसायी के घर से करीब 10 लाख रुपए की चोरी कर ली गई। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि बिना अलमारी तोड़े चोरों ने वारदात को अंजाम दे दिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने संदेह के आधार पर मोहम्मद वसीम को हिरासत में ले लिया है। वसीम डुप्लीकेट चाबी बनाने का काम करता है। गौरतलब बात यह है कि करीब 2 महीने पहले भी अलमारी की चाबी बनवाई गई थी। ये चाबी वसीम ने ही बनाई थी। जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय में चोरी। जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय के कंप्यूटर कक्ष को भी चोरों ने अपना निशाना बनाया। ग्रिल काटकर बदमाश 4 कंप्यूटर मॉनिटर ले गए। इस चोरी की जानकारी तब हुई जब अगले दिन सुबह 11 बजे कंप्यूटर ऑपरेटर ऑफिस पहुंचे। कंप्यूटर ऑपरेटर ने मामले की जानकारी वीडियो को दी। चोरी का यह सारा मामला शनिवार की रात से लेकर रविवार की सुबह तक का है। जाहिर है चोरी की इस ताबड़तोड़ वारदात से इलाके के लोगों में डर है। साथ ही ये वारदात पुलिस के लिए भी एक चुनौती है। मुकेश मिश्र, जी मीडिया, जमशेदपुर। और इसी के साथ जुर्म की दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही। लेकिन आप रहिए सावधान और बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी और कभी भी हो सकता है। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।